मैं उनके लौटने के बाद भी मिस्र में ही 3 साल तक रहा और दमिश्क के उस घर के लिए मालिक को हर साल किराया भेजता रहता था। एक दिन मैंने वापस दमिश्क लौटने के बारे में सोचा और उसी घर में पहुंच गया। कुछ दिनों के बाद मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। तभी घर की सफाई करते हुए मुझे एक बड़ा सा गहना दिखा। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे याद आया कि यह उसी लड़की की बहन का है जिसे उसने जहर दे दिया था। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं उस गहने को लेकर उसी घर के मालिक के पास गया जिसके घर में मैं रहता था। दरअसल वो जौहरी था। उसने मुझे कहा कि गहने में कई ऐसे मोती लगे हुए हैं जिनकी कीमत बताना मुश्किल है। इतना कहकर वो अन्य जौहरी से उसकी कीमत पूछने के लिए चला गया। सभी ने बताया कि उस गहने की कीमत 2000 मुद्राएं हैं, लेकिन किसी के पास इतना पैसा नहीं है। तभी एक जौहरी ने मकान मालिक को 600 मुद्राओं में उस गहने को बेचने के लिए कहा। वो उसे बेचने की इजाजत लेने के लिए मेरे पास आया। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उस गहने को 600 मुद्रों में बेचने को कह दिया। तभी 600 मुद्रा देने की बात कहने वाले जौहरी ने पुलिस को फोन करके कह दिया कि यह गहना चुरा कर बेच रहा है। पुलिस सीधा मेरे मकान मालिक के पास पहुंची। उसने पुलिस को मेरे पास भेज दिया। मैंने पुलिस को बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे गहना बेचना है, लेकिन मैंने उसे चुराया नहीं है। पुलिस वालों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैंने कह दिया कि हाँ, मैंने ही गहना चुराया है। उस पुलिस वाले ने ये सुनते ही मेरा दाहिना हाथ काट दिया। उसके बाद वो मुझे शहर के सबसे बड़े अधिकारी के पास ले गए। उस अधिकारी ने बताया कि यह गहना उसकी बेटी का है। फिर उसने सभी पुलिस वालों को डांटते हुए कहा कि यह लड़का चोर नहीं हो सकता है, तुम इसे यहाँ छोड़कर चले जाओ। अधिकारी की बात मानकर सारे पुलिस वाले चले गए। फिर उसने मुझसे पूछा कि आखिर यह गहना मेरे पास कैसे आया। मैंने उससे सब कुछ सच सच बता दिया। आंखों में आंसू लिए उस अधिकारी ने कहा कि वो दोनों मेरी बेटी हैं। वो लड़की जो सबसे पहले तुम्हारे पास आई थी, वो मेरी बड़ी बेटी है, और दूसरी वाली उससे छोटी। मेरी बड़ी बेटी दूसरी बेटी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने उसके साथ ऐसा किया होगा। इतना कहकर उस अधिकारी ने कहा कि मेरी एक और बेटी है, तुम उससे शादी कर लो। मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसकी बात मैंने मान ली और तभी उस अधिकारी ने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी और अपनी जमीन जायदाद सब कुछ मेरे नाम कर दिया। मैं भी इस जगह को संभालने लगा। यहूदी हकीम ने बादशाह को कहानी सुनाते हुए आगे कहा कि उस लड़के की हाथ कटने की कहानी सुनने के बाद मैंने जब तक वो लड़का जिंदा रहा उसकी सेवा की। जैसे ही उस लड़के की मौत हुई, मैं फारस देश चला गया और वहां जाकर कुछ दिनों तक घूमा और फिर हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान आने के बाद घूमते घूमते बादशाह आपके शहर में आ गया और यही मरीजों की देखभाल करने लगा। यहूदी की इतनी कहानी सुनकर बादशाह ने कहा कि तुम्हारी कहानी अच्छी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोगों की जान बच गई है। अब तक की सबसे अच्छी कहानी कुबड़े की थी। अगर तुम लोगों में किसी ने कुबड़े की कहानी से अच्छी कहानी नहीं सुनाई तो तुम चारों को मैं मौत की सजा दे दूंगा। बादशाह की यह बात सुनकर दर्जी ने कहा, हुजूर, आप मुझे भी अपनी कहानी सुनाने का मौका दे दो। आपको मेरी कहानी जरूर पसंद आएगी। अब दर्जी की कहानी जानने के लिए स्टोरी का अगला अंश पढ़ें।